नमस्कार। आज की वीडियो में समझते हैं कि हमारा नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी इस दोनों में क्या फ़र्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा नॉर्मल एसी है उसका कंप्रेसर डिफरेंट स्पीड पे काम नहीं कर सकता है, वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रन कर सकता है। और जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड्स पे काम कर सकता है। नॉर्मल एसी का कंप्रेसर जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा विथ फुल स्पीड, मतलब उसकी जितनी स्पीड है उस स्पीड पे वो फुल रन करेगा। जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय से लेकर के जब तक वो बंद होगा तब तक वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करता रहेगा। और जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर अपने स्पीड को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वो कभी बंद नहीं होता है। अब इसको अच्छे से समझिए। जैसे आपने अपने एसी में टेम्परेचर सेट कर दिया 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपका एसी है, अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि कौन सा एसी है, कोई सा भी एसी है, चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉर्मल एसी हो, वो एसी आपके रूम के टेम्परेचर को 22 डिग्री तक लाएगा। मीन्स उसका कंप्रेसर तब तक रन करेगा जब तक कि आपका जो टेम्परेचर है रूम का वो 22 डिग्री ना हो जाए, ठीक है। ये तो हर कंडीशन में होगा, चाहे इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉर्मल एसी हो। अब फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है जो आपका नॉर्मल एसी होता है उसमें जैसे ही 22 डिग्री टेम्परेचर आपका एडजस्ट होगा आपके रूम का, तुरंत आपका जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल एसी में टेम्परेचर आपका अचीव होने के बाद जो आपका टेम्परेचर एडजस्ट आपने किया है 22 डिग्री, वो जब एक बार अचीव हो जाएगा एसी में तो उसके बाद कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है, कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर अपने स्पीड को कम कर लेता है। जितने स्पीड पे वो रन कर रहा था उतने स्पीड पे वो रन नहीं करता है, वो अपने स्पीड को कम कर लेता है। उससे क्या होता है कि आपको जो है कांस्टेंट कूलिंग बनी रहती है आपके रूम में। और एक चीज़ है, जब कोई भी अप्लायंस, बिजली का कोई भी अप्लायंस जब स्टार्ट होता है उस समय पे वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो आपका कंप्रेसर जो है वो नॉर्मल एसी में बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा और वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और इस वजह से कंप्रेसर के ख़राब होने की भी ज़्यादा संभावना होती है। इस वजह से जो कंपनीज़ है वो नॉर्मल एसी के कंडीशन में कंप्रेसर पे 5 साल की वारंटी ही देती है। अब समझिए आप इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी क्या करता है कि आपका जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर आपने सेट किया वो जब अचीव हो जाएगा उसके बाद वो स्पीड कम करता है, स्पीड कम करके वो रन करता ही रहता है। उससे क्या होता है कि वो आपको उसको बार बार ऑन ऑफ नहीं होना पड़ता, उससे आपकी एनर्जी बचती है। और चूँकि वो लगातार रन कर रहा है, उसमें बहुत सारा उसका अभी तो डुअल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर है, उसमें रोटर लगा होता है। तो रोटर की वजह से क्या होता है, जैसे डुअल इन्वर्टर है तो उसमें 2 रोटर लगा हुआ है, तो 2 रोटर लगा है तो कंप्रेसर पे लोड कम पड़ता है। उससे क्या होता है कि कंप्रेसर के ख़राब होने की संभावना कम होती है। और वो तो कांस्टेंट स्पीड पे रन नहीं करता है, अपने स्पीड को घटा बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू आपके रूम के टेम्परेचर को। तो इस वजह से उसका जो लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है। और इसी कारण से जो आपका इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है उस पर जो कंपनीज़ है वो आपको 10 साल की वारंटी देती है, क्योंकि वेरिएबल स्पीड पे काम कर सकता है। कंप्रेसर कभी भी इसमें इन्वर्टर एसी में ऑफ नहीं होता है, अपनी स्पीड को कम कर लेता है जिससे कि आपको एक कांस्टेंट कूलिंग मिल सके और आपकी एनर्जी सेव हो सके। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि कंप्रेसर जो है नॉर्मल एसी का कांस्टेंट स्पीड पे काम करता है, अपने फुल स्पीड पे काम करता है। और जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे काम करता है अपने, और उसके साथ साथ अपने स्पीड को जो कम ज़्यादा कर सकता है। इस वजह से इसमें एनर्जी की बचत होती है। तो ये आपका ज़्यादा कंजम्पशन लेगा। दूसरा पॉइंट वही है, पावर कंजम्पशन इसका हाई होता है, इसका जो पावर कंजम्पशन है वो लो होता है। तो 2 डिफरेंसेस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी गैस होती है फ्रेऑन गैस R22, वो नॉर्मल एसीज़ में लगी होती है। अभी तो खैर बहुत सारे नॉर्मल एसीज़ भी ऐसे हैं जिसमें कि आपको HFC 134 है, मतलब टेट्राफ्लोरोएथीन, जो कि अच्छी गैस है, वो आने लगी है। लेकिन पहले क्या होता था, इसमें R22 फ्रेऑन गैस, जो जिसको आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
जिसको आप हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, वो गैस भरी होती थी। उसमें क्या होता था R22 गैस के अंदर कि अगर वो कहीं से लीक हो जाए एसी के कंप्रेसर से या एसी के किसी पाइप से ही अगर कहीं से वो लीक हो जाए तो वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखा कि R22 जो है वो अच्छा नहीं है। तो फिर फर्दर रिसर्च के अंदर ये निकल के सामने आया कि जो टेट्राफ्लोरोएथीन होता है AHFC 134a ये वाला, तो टेट्राफ्लोरोएथीन जो होता है वो आपको सफिशिएंट है काम करने के लिए और साथ ही साथ ओजोन लेयर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है अगर कहीं से लीक भी हो जाए तो जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है उसमें R22 यूज़ ही नहीं होती है, उसमें टेट्राफ्लोरोएथीन ही यूज़ होता है जो कि आपको R32 है और R410A है। R32 और R410 ये नाम है, टेक्निकल नेम है गैस का। तो ये जो गैस है इन्वर्टर एसी में यही गैस यूज़ ही की जाती है। इन्वर्टर एसी जब से है तब से यही गैस इसमें यूज़ होती है, या तो R410A यूज़ होगी या R32 यूज़ होगी। तो ये सारी जो है वो टेट्राफ्लोरोएथीन HFC 134A ही है। तो इससे आपका जो पर्यावरण है, ओजोन लेयर है, वो भी सेफ़ होगा और ये ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि इसमें अभी भी कहीं कहीं पे R22 गैस यूज़ होती है जो कि ओजोन लेयर के लिए ख़तरनाक है। चौथा डिफरेंस क्या है कि ये देखिए ऐसा है, इसमें लिख रखा है मैंने जरूर 20% बिल, लेकिन 20 से 25% का बिल यूज़ आपको करने पे कम ज़रूर होता है। मतलब इसमें नॉर्मल एसी में आपको 20% ज़्यादा बिल आएगा अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर एसी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स मैं अभी आपको समझाऊंगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये एक आपको है मैंने लिख दिया अप्रॉक्स 20%, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किसी किसी कंडीशन में इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में आपको 5% का, 1% का, 2, इवन मैंने ये भी देखा हुआ है कि 2% का ही बस डिफरेंस होता है इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी के बिलिंग में। वो क्यों होता है? वो होता है आपके रूम के कंडीशन पे। आपका रूम का कंडीशन क्या है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा आगे। तो चौथा डिफरेंस ये हो गया कि ये नॉर्मल एसी जो है वो 20% ज़्यादा बिजली लेता है और ये 20% कम बिजली लेता है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है रूम कंडीशंस पे, आप किस कंडीशन पे एसी को चला रहे हैं इन्वर्टर वाले को। ये है आपका बिलिंग से रिलेटेड। एक चीज़ और होता है इसमें, कंजम्पशन टाइम भी। जो आपका नॉर्मल एसी होता है और जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी का आपको फ़र्क तभी समझ में आएगा जब आप एसी को ज़्यादा टाइम के लिए रन करें। जैसे अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा चला रहे हैं एसी, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे अगर आप एसी रन कर रहे हैं तो आपको फ़र्क पता चलेगा इन्वर्टर एसी क्या होता है। अगर आप नॉर्मल एसी में यूज़ कर रहे हैं 4 घंटे, 5 घंटे, जैसे आप रात के टाइम एसी यूज़ करते हैं या दिन के टाइम आप यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा हीट है, आपको सनलाइट डायरेक्ट है, तो उस सब कंडीशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ही का फ़र्क आता है। पांचवा क्या है? इंस्टेंट कूलिंग। इसकी जो कूलिंग होती है, चूंकि मैंने अब स्टार्टिंग में बताया, इसका जो कंप्रेसर है वो एक बार स्टार्ट होता है तो काफ़ी अपने फुल स्पीड पे रन करता है, तो ये आपको कूल जल्दी कर देता है। मतलब इंस्टेंट कूलिंग इसकी होती है। जैसे ही आप एसी ऑन करेंगे और कुछ देर बाद जब एवापोरेटर से गैस कंप्रेसर में जाके फिर कूल होके आती है तो उस समय आपको लगेगा, एकाएक आपको लगेगा कुछ एकदम ठंडा ठंडा स्टार्ट हो चुका है। तो ठंडी हवा जो आ रही होती है वो इंस्टेंट कूलिंग है। वो इसलिए होती है क्योंकि इसका कंप्रेसर तुरंत अपने फुल स्पीड पर रन करता है और नॉर्मल एसी जो है वो किसी भी एरिया को जल्दी ठंडा कर सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर एसी, क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो उतना स्टार्ट नहीं होता तेज में, उसकी कूलिंग थोड़ी स्लो होती है। लेकिन अगर आपने इन्वर्टर एसी में क्या है कि एक बार अगर उसने कूलिंग को अचीव कर लिया, उसके बाद आप अगर रूम के कंडीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने रूम को बिल्कुल सील्ड कर रखा है जैसा कि उसने टेम्परेचर अचीव किया था, तो उसके बाद आपको एकदम फील नहीं होगी। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि मैं एसी में ही बैठा हुआ हूँ और मेरा कंप्रेसर हमेशा फुल स्पीड पे ही रन कर रहा है। मतलब एक कांस्टेंट कूलिंग वो देता है। तो इन्वर्टर एसी के साथ ये है, लेकिन इसकी कूलिंग थोड़ी स्लो होती है। अगर मान लीजिए ये इंस्टेंट कूलिंग है तो ये जितनी जल्दी ये आपके घर को कूल करेगा उतना जल्दी इन्वर्टर का एसी जो है वो कूल नहीं करेगा, मीन्स इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी कूल नहीं करेगा। 6 जो है वो टेक्निकल फंक्शन जो है वो इसका ओल्ड है, टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर ओल्ड है। इसके अंदर सिंपल सा होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल जो 4-5 कंपोनेंट्स है वही इसके अंदर लगे होते हैं, 1-2 सेंसर्स लगे होते हैं। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है वो ओल्ड है, इसका टेक्नोलॉजी जो है वो नया है इन्वर्टर एसी का। इसमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, इसके अंदर तो 2-2 केवल पीसीबी लगी होती है, एक इंडोर यूनिट के लिए, एक आउटडोर यूनिट के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से इसका जो टेक्नोलॉजी है ये लेटेस्ट है। अच्छा, इसका जो मेंटेनेंस है नॉर्मल एसी का वो लो मेंटेनेंस होता है, क्योंकि
चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगे होते हैं, सिंपल सा इसका होता है, तो एक लोकल मैकेनिक भी आपको इसको ठीक कर देता है और इसका बहुत ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। नॉर्मल मैकेनिक भी इसको ठीक कर सकता है, लेकिन जो आपका इन्वर्टर एसी होता है उसको हर तरह का मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपका इन्वर्टर एसी है उसका काम लोकल मैकेनिक को नहीं पता होता है, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ कहने का इतना ही है कि जो आपका इन्वर्टर एसी होता है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इसका सर्किट होता है, कॉम्प्लिकेटेड इसमें जो है वो पीसीबीज लगी होती हैं, तो ज़्यादातर जो है वो आपको जो कंपनी का आदमी होता है वही इसको ठीक करता है, क्योंकि इसके पार्ट्स आपको बहुत जगह नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको हर पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो है वो लोकल जो आपका मैकेनिक है वो जल्दी इसको ठीक करना नहीं चाहते हैं वो है, क्योंकि कहेंगे कि अब इसका पार्ट ही नहीं अवेलेबल है, आपको कंपनी से मंगवाना ही होगा, तो जब कंपनी से मंगवाना होगा तो आदमी वहाँ से ही लेके आ जाएगा, तो इस वजह से इसका जो है वो मेंटेनेंस थोड़ा हाई होता है। 8th पॉइंट जो है वो है आपका कॉस्ट के ऊपर। जो आपका नॉर्मल एसी होता है वो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये, 8 से 12 हज़ार रुपये आप लेके चलिए, 8, 10, 12 इसी रेंज में जो नॉर्मल एसी है वो आपका सस्ता होता है अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी जो है वो महंगा होता है, 8 से 10 हज़ार रुपया जो उसका दाम है वो महंगा होता है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एसी, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो अच्छा कंप्रेसर होता है, का वेरिएबल स्पीड पे काम कर सकता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो थोड़ा हाई होता है, 8 से 12 हज़ार रुपये ये महंगा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एसी। तो ये मैंने आपको बताया आज कि इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या फ़र्क है। जितने भी डिफरेंसेस है उसको मैंने 8 पॉइंट में समराइज़ करके आपको बता दिया है। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी से टनेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके रूम के लिए जितना टन का एसी रिक्वायर्ड है, चाहे आप इन्वर्टर का एसी लें, मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी लें, या आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी का एसी लें, मतलब कन्वेंशनल एसी लें, आपको टनेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जितने टन का आपको रिक्वायरमेंट है उतने टन का एसी आपको लेना ही लेना है, क्योंकि अगर आप टनेज कम कर देंगे तो फिर आपको कूलिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। कंप्रेसर का चलना अलग फैक्टर है, वो आपको अलग काम करता है, और टन एसी का अलग काम करता है। तो टनेज से कॉम्प्रोमाइज़ इसको मत कीजिएगा, टनेज से इसको जोड़ के मत देखिएगा। आपके रूम के लिए जितना टन का रिक्वायर्ड है एसी, आप उतने टन का ही एसी लें। ये है आपको इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में फ़र्क। अब समझते हैं कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी आपको एक पॉइंट में बताया था कि जो 20% वाला था बिल का, जो 20% आपको कम बिल आता है इन्वर्टर एसी के अंदर, वो आपको आइडल कंडीशंस में है। मीन्स वो क्या कंडीशंस हैं? आइडल कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक परफॉर्मा बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है कि इस कंडीशन में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे जो बाइक्स आती है उसके अंदर लिखा होता है कि जैसे 60 किलोमीटर पर लीटर KMPL जिसको बोलते हैं, वो कब होता है? जब आप गाड़ी को लगभग 40 से 60 जो इकोनॉमी बना होता है उस पर चलाएंगे, तो आप उसको बार बार क्लच ले रहे हैं, बार बार गियर्स बदल रहे हैं, आप 60 के ऊपर लेके जा रहे हैं गाड़ी को, 40 से नीचे चला रहे हैं, तो फिर वो आपको 60 KMPL का एवरेज नहीं देगा। तो यही चीज़ इन्वर्टर एसी के साथ भी होता है। तो किन लोगों को इन्वर्टर एसी लगवाना चाहिए और किन लोगों को नॉर्मल एसी के साथ जाना चाहिए, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि आप अपना रूम का जो कंडीशन है, ठीक है, इसको ज़रूर देखिए, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ रूम का कंडीशन लिख रहा हूँ, इस रूम के कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा एसी ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला कंडीशन जो है वो है डायरेक्ट सनलाइट का। डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट का मतलब क्या है? अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पे है तो आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट आती होगी, या आपका जो घर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अगल बगल कोई घर नहीं है, जो आपका सन का लाइट है वो डायरेक्ट आपके घर पे आ रहा हो, ये हो गया डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से होता क्या है कि एसी को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है आपके घर को कूल करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में रूम इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि जल्दी उसका टेम्परेचर एसी से डाउन नहीं हो रहा होता है, तो एसी को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो ये भी एक फैक्टर है, पहला डायरेक्ट सनलाइट। दूसरा विंडो। विंडो कितना है आपके घर में? क्योंकि जो आपका वॉल होता है, जिसको दीवार बोलते हैं, वो मोटा होता है, उस पर अगर
हीट सनरेज आ रहा है तो उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ से गर्मी रूम में पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि उसका मोटाई ज़्यादा है। लेकिन विंडो के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने विंडो है तो विंडो जल्दी तपता है, विंडो से टेम्परेचर जो आपका सन का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आ रहा है सनरेज से वो आपको जल्दी रूम में आएगा। तो विंडो कितना है और जिस तरफ से धूप आ रही है उस तरफ से कितना विंडो है, ये भी कंडीशन है। उसके बाद तीसरा होता है आपको किचन। ज़्यादातर रेंट के रूम में ऐसा होता है, अगर कुछ किचन ऐसा कुछ फंडा है रूम के अंदर से ही, कभी कभी अटैच किचन होता है तो वो भी एक है। अगर आप किचन को बंद भी कर देते हैं फिर भी हमेशा तो किचन बंद नहीं करेंगे अगर एसी चल रहा है तो रात के टाइम ही, तो किचन का भी है वहाँ पे, उस जगह पे भी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी से फ़र्क होता है। अच्छा, उसके बाद डे यूज़, अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद ओपन सोर्स। ये 5 कंडीशन नॉर्मली है सेलेक्ट करने में इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी को। अब देखिए किचन का फंडा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर रूम से ही अटैच की किचन है तो थोड़ा ना थोड़ा उसका हीट आएगा ही आएगा, आप कितना भी बंद कर दें। और आप ऐसा नहीं है हमेशा आप किचन में बंद करके खाना नहीं बनाया जा सकता, तो वो खुला ही रहेगा। तो किचन का एक होता है। दूसरा होता है डे यूज़, क्या आप एसी को दिन में ज़्यादा यूज़ करते हैं या रात में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, 5वां क्या होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है आप कहीं कहीं देखेंगे घरों में क्या होता है कि लोग सॉफ्ट दे देते हैं ऊपर से। सॉफ्ट में कभी कभी लोग ग्रिल लगा के छोड़ते हैं ताकि अगर जो लो रूम है वहाँ पे सन का लाइट थोड़ा थोड़ा आ सके। तो उसको आप ऑब्स्टेकल तो पूरा पैदा करेंगे नहीं, उस पर ईंट से तो उसको पैक करेंगे नहीं, तो आप उस पर कुछ मोटा सा जैसे गत्ता वगैरह होता है वो डाल देते हैं। तो वो डालने से कम तो होता है लेकिन हीट फिर भी सन का आ ही रहा होता है अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन सोर्स। दूसरा, अगर कुछ ऐसा कंडीशन है, ऐसा जगह है जहाँ पर कि आप टोटली उसको बंद नहीं कर सकते, चारों तरफ से आप उसको क्लोज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर कहीं पे कोई लॉबी सा बना हुआ है तो उन चीज़ों में होता है, या पैसेज सा कहीं है तो वहाँ भी ये होता है, आप उसको अगर पूरा तरीके से बंद नहीं कर सकते तो ऐसे कंडीशन को हम ओपन सोर्स बोलेंगे। अगर ये सारा कंडीशन आपके पास है या इसमें से कोई भी 1-2 कंडीशन आपके पास है तो आपके लिए इन्वर्टर एसी जो है वो अच्छा नहीं है। इस सब कंडीशन के लिए आपको इन्वर्टर एसी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं। जैसा कि आपको मैंने बताया, इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पर रन करता है। कब रन करता है? जब आपको टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, ठीक है। इन सब कंडीशन के अंदर आपको टेम्परेचर अचीव होने के बाद जैसे ही कंप्रेसर अपना स्पीड कम करेगा तो लगभग कुछ ही देर बाद, आधे घंटे के बाद या आधे घंटे से पहले भी अगर तेज़ है धूप तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से कंप्रेसर रन करेगा अपने फुल स्पीड पे। तो ये आपको कंडीशन चलता रहेगा। तो मतलब एक तरफ से आप यही देख सकते हैं कि वो आपको कम ज़्यादा स्पीड तो हो ही रहा है उसका, तो कितना बिजली बचेगा? थोड़ा ही सा बचेगा। और वो थोड़ा सा बचाने के लिए आप 10 से 12 हज़ार रुपया इसमें लगा रहे ज़्यादा, तो वो आपका किसी उतना फ़ायदामंद नहीं है, उतने यूज़ का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ होता है डे यूज़। डे यूज़ का मतलब क्या है? अगर आप दिन में एसी चला रहे हैं, जब पूरे सनलाइट है, दिन में आप चला रहे हैं तो भी आपको इन्वर्टर एसी से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, रात में अगर आप चला रहे हैं तो आपको कूलिंग जो है वो कम से कम अच्छी मिल जाएगी इन्वर्टर एसी से भी, लेकिन उतना इंस्टेंट कूलिंग और उतनी अच्छी कूलिंग इन्वर्टर एसी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा हाई टेम्परेचर के अंदर। इन्वर्टर एसी लगवाने से कम आपको एक घाटा तो है ही है, अगर जहाँ पे हीट सोर्स ज़्यादा है, कि आपको कूलिंग तो अच्छी नहीं मिल पाएगी। वो कूल करता जा रहा है, ऊपर से हीट आती जा रही है, वो बंद हुआ उसका कंप्रेसर, थोड़ी देर बाद फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वेरिएबल स्पीड पर रन कर रहा है, वो उस बंद और चालू तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो वेरी कर रहा है, कभी बंद कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो कुछ आपको ज़्यादा फ़र्क बिजली बिल पे पड़ेगा नहीं, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर इन्वर्टर एसी चला रहे हैं तो अगर इन्वर्टर एसी में आपका बिल अगर आ रहा है 100 रुपये का, ठीक है, एक बता रहा हूँ, इन्वर्टर एसी में अगर 100 रुपये का आ रहा है तो आपका जो नॉर्मल एसी है उसमें आपका बिल बहुत जाएगा तो 105 रुपये का आएगा, बस 5 रुपये का फ़र्क होगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे? 8 से 10 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो क्या फ़ायदा है? तो इन सब कंडीशन में आपका इन्वर्टर एसी जो है वो अच्छा नहीं होता है। आप नॉर्मल एसी लगाएं, क्योंकि नॉर्मल एसी की कूलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, इंस्टेंट कूलिंग देता है, इस वजह से कूलिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो कम से कम आपको कूलिंग तो अच्छी मिल जाएगी। इसके बाद
अगर आपको 4 से 5 घंटे का एसी ही चलाना है, कभी कभी होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिशियल वर्क कर रहा है, वो पूरे दिन बाहर ही होता है, रात को आया, अगर मान लो 4 से 5 घंटे उसको एसी चलाना है, या अगर 6 घंटे कर देते हैं, ठीक है, अगर 6 घंटे तक भी एसी चलाना है उसको, तो भी अगर वो 3 स्टार और 5 स्टार इस दो में से कोई एक एसी आप अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, कन्वेंशनल एसी मतलब नॉर्मल एसी, तो भी आपका काम चल जाएगा अच्छे से। क्योंकि इन्वर्टर एसी तभी होता है काम जब लगातार आप यूज़ कर रहे हैं, 10+ आवर्स में उसको यूज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर आपके रूम का उतनी जल्दी चेंज नहीं कर रहा है, हीट सोर्स कम है, हीट सोर्स आपके रूम में उतना ज़्यादा नहीं है, तो इन्वर्टर एसी काम करता है। अगर आप 3 स्टार या 5 स्टार एसी ले लेते हैं, क्योंकि 3 स्टार एसी में अगर मान लीजिए 1.6 यूनिट आ रहा है, ठीक है, तो 5 स्टार एसी में 1.7 आएगा, इतना ही का फ़र्क होता है। ये भी बताऊंगा मैं किसी वीडियो में स्टार रेटिंग क्या होता है। तो अगर आप एसी को 4 से 6 घंटे ही आपको एसी यूज़ करना है, अगर आपको कम यूज़ करना है तो आप नॉर्मल एसी ही लगवाएं। इन्वर्टर एसी में पैसा लगाने का कोई ज़्यादा उतना मतलब है नहीं, है सिंपल है। अगर आपके घर में हीट सोर्स ज़्यादा है, और हीट सोर्स कहाँ से हो सकता है, ये मैंने आपको 5 कंडीशंस बता दिए, और आप खुद से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगे कि नहीं हीट थोड़ा है, ज़्यादा हीट सोर्स है, तो अगर हीट सोर्स ज़्यादा है तो आपको फिर नॉर्मल एसी के साथ ही जाना चाहिए। अगर आपको एसी कम चलाना है, थोड़े देर के लिए चलाना है, 4 से 6 घंटे के लिए ही आपको एसी यूज़ करना है, तो भी आपको नॉर्मल एसी के साथ ही जाना चाहिए, इन्वर्टर एसी के साथ नहीं जाना चाहिए। इन्वर्टर एसी तभी काम करता है अच्छा जब आप उसको लॉन्ग रन में लेंगे, मीन्स 8 से 10 घंटे के 8+ घंटे में जब आप इसको लेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। तो इन्वर्टर एसी में ये है, नॉर्मल एसी में ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।